सो क्वेश्चन नंबर 40 इसमें दिया हुआ है, फाइंड द कंपोजिट ग्रेड बिटवीन आर एल इज इक्वल टू 75 मीटर एंड आर एल इज इक्वल टू 95 मीटर फॉर द शोन ड्रिल होल सिस्टम एज बिलो। सो बेसिकली इसमें हुआ क्या है, इसमें डिफरेंट आर एल पे ड्रिलिंग किया हुआ है और हमें बोला है कि जब आर एल 75 है और जब 95 है उनके बीच में मतलब कितना ग्रेड हो सकता है। तो ये हमें यहाँ पे पूछा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली, सो फर्स्ट जस्ट ड्रॉ इट। यहाँ पे आर एल इज इक्वल टू 100 है और यहाँ पे 90 है। देन हमें गिवन है आर एल इज इक्वल टू 90 टू ओके, आर एल इज इक्वल टू 90 टू 70 हमें दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज 20 मीटर एंड 42% ग्रेड। एंड हियर इट इज 15 मीटर 35% ग्रेड। अगर आप यहाँ से देखोगे तो 15 मीटर वैसे होना नहीं चाहिए ये, पर ठीक है। अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 85 मीटर तक, 15 मीटर 35% और यहाँ से हो जाएगा 20 मीटर 42%। तो यहाँ पे आर एल इज इक्वल टू 95 मीटर होगा और यहाँ पे कहीं बीच में होगा आर एल इज इक्वल टू 75 मीटर। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें बेसिकली जो पार्ट यहाँ पर गिवन है दैट इज 15, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर राइट, 95 एंड 85, तो ये हो जाएगा 10 मीटर 35% एंड यहाँ से ये हो जाएगा, सिंपली हम यहाँ पे भी इसको 85 ही लिखेंगे क्योंकि ये 85 पे एंड हुआ है यहाँ पे, तो 85 टू 75, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर 42%। यहाँ पे मिसप्रिंट है एक्चुअली, 85 मीटर है। ठीक है, तो अभी हमारे पास में इसे इस तरह से मान सकते हैं कि हमारे पास में दो सैंपल है जिनका लेंथ 10 मीटर है और उनका ग्रेड हमें दिया हुआ है 35% एंड 42%। तो सिंपली इसमें हमें क्या करना है, सिंपली हम इसमें यहाँ पर जाएंगे, ग्रेड हो जाएगा हमारे पास में समीशन ऑफ ग्रेड इनटू लेंथ डिवाइड बाय समीशन ऑफ लेंथ। तो यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 42 प्लस 35 डिवाइड बाय 10 प्लस 10। तो यहाँ से आ जाएगा बाय 20, 38.5%। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जो भी आर एल दिया हुआ है और जो लास्ट आ रहे हैं, तो बेसिकली हमें उतनी ही लेंथ लेनी है जितना कि हमें क्वेश्चन में पूछा है। अभी हमें 100 से नहीं पूछा था, हमें 95 से पूछा था यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे 95 से लिया है, तो टोटल लेंथ यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 38.5%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें बोला है अ माइनिंग कंपनी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 4537 ton of metal X per year. The mined material contains 1% of contained metal and processing plant recovers 50%. The layer being mined has a thickness of 6.1 meter and specific gravity of mined material is 2.5. How large a plan area is required in hectares? And 1 hectare is equal to 10 to the power 4 meter square यहाँ पे given है। तो सबसे पहले हमें बोला है कि टोटल मेटल जो है वो उसे सेल करना है 4537। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, हमें गिवन है मेटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4537 टन। यहाँ पे हमें ग्रेड ऑफ मेटल गिवन है, ग्रेड ऑफ मेटल है हमारे पास में 1% एंड प्रोसेसिंग प्लांट रिकवर करता है 50%, मतलब कि 50% जो मेटल है वो लॉस हो जाता है। मतलब अगर 1 टन हम दे रहे हैं तो 0.5 टन ही हमें मटेरियल मिल रहा है और उसमें से भी 1% मेटल मिल रहा है, ये इस तरह से।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1% ग्रेड एंड रिकवरी हमें गिवन है 50%। आफ्टर दैट लेयर बीइंग माइंड हैज अ थिकनेस हमें दिया हुआ है 6.1, तो इसे हम एक तरह से यहाँ पर एज ए क्यूब अज्यूम कर सकते हैं। और इसकी जो थिकनेस है यहाँ पर गिवन है 6.1 मीटर, और हमसे ये जो एरिया है, एरिया हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अज्यूम करते हैं कि हमने टोटल जो माइन किया था मटेरियल, माइंड मटेरियल इज इक्वल टू m टन। सो टोटल मेटल फ्रॉम दिस मटेरियल कितना हो जाएगा, m इंटू ग्रेड इंटू रिकवरी इंटू, ओके इतना ही होगा, मेटल ग्रेड और रिकवरी, ठीक है। तो यहाँ से ही हमारे पास में आ जाएगा m इंटू 1/100 इंटू रिकवरी हमें गिवन है 50/100, ठीक है, ये आएगा टन में, ठीक है। अब यहाँ से हमें m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे m जो टोटल मेटल है वही इक्वल टू होना चाहिए रिक्वायर्ड मेटल के। तो यहाँ से हो जाएगा m इंटू 1/100 इंटू 50/100 इज इक्वल टू 4537, राइट, हाँ 4537। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ रहा है, m इज इक्वल टू 4537 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 50। सो इतना मटेरियल हमने माइन किया है। अभी हमसे पूछा क्या है, एरिया कितना होगा उस ब्लॉक का। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है 2.5, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 2.5। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 टन्स पर मीटर क्यूब। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू टोटल मटेरियल जो हमने माइन किया है इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक हो जाएगा एरिया इनटू थिकनेस। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, m है हमारे पास में 4537 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 50 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है 2.5 और थिकनेस हमें गिवन है 6.1, तो इसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6.1, इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास में एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 4537 इंटू 10⁴ 2.5 डिवाइड बाय 50 इंटू 6.1 मीटर स्क्वायर। अभी हमसे आंसर पूछा है हेक्टर में, और 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से दिस, ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, हेक्टर, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ रहा है 37.189 हेक्टर। तो इतना एरिया हमें नीड है ताकि हम जो मटेरियल 1% ग्रेड का जो मटेरियल है उसे हम माइन कर सकें। यहाँ पे जरूर कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुआ है, देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, कुछ गलत लिखा है क्या। 4537 ही लिखा है, 50% है। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमने क्या गलत किया है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, तो इसका सही होगा यहाँ पे बेसिकली डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम हमारे पास में आ जाएगा टोटल मास अपॉन डेंसिटी। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग वी टू डिवाइड इट, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1.2.5 स्क्वायर कर सकते हैं, पर ठीक है एक बार लिख सकते हैं इसको वापस। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास में हो जाएगा मास डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो यहाँ पर वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम है हमारे पास में एरिया इंटू थिकनेस
ये हो जाएगा एरिया इंटू 6.1 इज इक्वल टू मास। मास हमें गिवन है 4537 इंटू 10⁴ डिवाइड बाय 50। थिकनेस और स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसको डिवाइड करना है यहाँ पे। तो यहाँ से देखते हैं कितना आ रहा है। सो यहाँ पर ये जो आंसर है ये आएगा आपका 5.95 हेक्टेयर। सो इट वाज माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.95 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड दैट हाउ मेनी टन्स ऑफ ओर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ ओर कंसंट्रेटेड। Ore grade is 5% and concentrate grade is 25%. Recovery during milling is 80%. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, कंसंट्रेट मेटल इज इक्वल टू रिकवर्ड मेटल। तो इसमें हुआ क्या है कि मान लेते हैं हम कि एक्स टन ऑफ और हमने माइन किया है, ठीक है, और उसकी जो ग्रेड है वो है 5%। तो टोटल हमारे पास में मेटल हो जाएगा, यहाँ से मेटल हमारे पास में आएगा एक्स इंटू 5/100। ठीक है, उसके बाद में बोला है कि रिकवरी रेट जो है वो 80% ही है, तो इसको हम क्या करेंगे 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हमारे पास में हो गया कि कितना मेटल हमारे पास में था। उसके बाद में बोल रहा है कि कंसंट्रेट ग्रेड जो है वो है 1 टन और ग्रेड हमें गिवन है 25%। तो यहाँ से जो मेटल जो हमने फाइनल रिकवर किया है कंसंट्रेट में वो इक्वल होगा जो मेटल हमने मिलिंग के बाद में देखा था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा x इंटू 5/100। ठीक है, ये तो हो गया कि इतना मटेरियल हमारे पास में था, x टन था, और उसका 5% जो था वो मेटल हो गया। पर जब हमने प्लांट में प्रोसेसिंग वगैरह किया तो जो प्रोसेस है उसमें 20% और जो है वो लॉस्ट हो गया। तो 80% ही हमने रिकवर किया था इसका। तो यहाँ पे हमें एक्स थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, इसलिए हम यहाँ पे 80% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद में, अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है, देख लेना इसको, ये वाला है। तो कंसंट्रेट मेटल कितना हो जाएगा, तो हमें बोला है 1 टन ऑफ कंसंट्रेट मेटल चाहिए और उसका ग्रेड 25% है। 25% का मतलब होता है कि अगर 1 टन आपने माइन किया है तो 0.25 टन आपके पास में क्या है, मेटल है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स हमारे पास में हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है 25/100 इंटू 100। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 6.25 टन। यहाँ तक क्लियर है। 10⁷ था कहाँ पे, हाँ वो ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया था तो यहाँ पे हो सकता है। बाकी इस वाले क्वेश्चन में यही है कि हमने कितना माइन किया, उसके बाद में प्रोसेसिंग के बाद में जो मेटल आया। अब कंसेंट्रेट का मतलब क्या है कि एकदम मतलब उसमें जो है ना, जो हमें मेटल चाहिए उसका परसेंटेज हमने बढ़ा दिया, कंसेंट्रेटेड है वो। तो अगर वो बोल रहा है 1 टन ऑफ ओवर कंसेंट्रेटेड, तो हमारे पास में 1 टन कंसेंट्रेटेड मटेरियल है और उसका ग्रेड हमें दिया हुआ है 25%। तो मतलब टोटल मेटल जो है कंसेंट्रेटेड ओर में कितना है, 0.25 टन। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना और हमें रिक्वायर्ड है कि हम माइनिंग करें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनिंग के लिए आ रहा है 6.25। मतलब देखो 6 टन अराउंड, अगर इसको बोले कि 6 टन अपन माइन कर रहे हैं, उसमें से 1 टन कंसेंट्रेट निकल रहा है। ठीक है, और मेटल कितना है उसमें हमारे पास में, मेटल हमारे पास में है ओनली 0.25 टन। सो अगर इसका मीनिंग देखें तो ये इस तरह से होता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पर गिवन है फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ सेलिंग कॉपर पर टन ऑफ ओर विद ग्रेड 2%। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है रिकवरी दिया हुआ है 80%, स्मेल्टिंग एफिशिएंसी दिया हुआ है, रिफाइनिंग एफिशिएंसी दिया हुआ है, देन हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ ओर एंड सेलिंग प्राइस भी गिवन है। तो सबसे पहली बात, राइट, सबसे पहली बात यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट बेसिकली क्या होगा, जो हमसे प्रॉफिट पूछा है वो हो जाएगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, राइट। सो अभी हमें हमें सेल प्राइस तो गिवन है 2500 रुपीज पर केजी, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ओर हमारे पास में है 20 रुपीज पर टन, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि ये जो केजी है ये ऑफ कॉपर है और कॉस्ट जो है वो ऑफ ओर है। तो बेसिकली अगर आप 1 टन मटेरियल माइन कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट आ रही है 20 रुपीज, बट उसमें से मेटल कितना निकलेगा वो है 2%, और उसके बाद में भी आफ्टर मिल रिकवरी, स्मेल्टिंग एफिशिएंसी, रिफाइनिंग, ये जो परसेंटेज है वो और कम हो जाएगा। तो जो मेटल निकलेगा उसका प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2500 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटल कितना हमने मेटल कितना यहाँ से ऑब्टेन किया। तो 1 टन मान लेते हैं, 1 टन मटेरियल माइन हुआ है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इंटू ग्रेड, ग्रेड हमारे पास में गिवन है, देन मिल रिकवरी, उसके बाद में स्मेल्टिंग एफिशिएंसी, देन रिफाइनिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल हमारे पास में जाएगा 1 इंटू 2/100 इंटू 80/100, 95, एंड यहाँ से ये आएगा 99, ठीक है। ये कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ से ये आ रहा है 0.015048 टन। अब ये जो नंबर है देखने में ठीक नहीं लग रहा है, और हमें सेलिंग प्राइस भी किस में गिवन है, केजी में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास में होगा, तो 1 टन हमने माइन किया 1000 केजी, उसमें से हमें 15 केजी ही मेटल मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास में जाएगा 2500 इंटू 15.048। तो यहाँ से आएगा 37620, ठीक है। अब उसके बाद में हमें कॉस्ट जो था वो था 20 रुपीज पर टन। हमने टोटल मटेरियल माइन कितना किया है, 1 टन, तो कॉस्ट हमारे पास में सिंपल हो जाएगा 20 रुपीज। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 37620 माइनस 20, तो बेसिकली आ रहा है 37600। तो बेसिकली 37,000 रुपये हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सो अभी हमें दिया हुआ है कॉपर ore has a grade 8%. If the ore concentration of 1 ton has a grade of 65, 8 recovery of 85%. Find the quality of metal in initial ore in ton. ठीक है। सो अगेन सेम क्वेश्चन हमसे डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा है। मतलब यहाँ पे हमें क्या बोला है, एक और कॉपर ओर है, ग्रेड हमें गिवन है 8%, उसके बाद में हमें बोला है ओर कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन हमारे पास में है 1 टन ऑफ कंसेंट्रेशन, और उसका ग्रेड हमें
गिवन है 65%, ठीक है, मतलब 65.65 टन यहाँ पे मेटल है, ठीक है। उसके बाद में हमें गिवन है यहाँ पे रिकवरी हमें गिवन है 85%। ये बोल रहा है फाइंड द क्वालिटी ऑफ मेटल इन इनिशियल और इन टन, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको अज्यूम कर लेते हैं m टन हमने माइन किया इंटू 8% इंटू 85/100, यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 65%, ये परसेंट से परसेंट खत्म। यहाँ पे m हमारे पास में आएगा 65/85 इंटू 8 इंटू 100। ये किस में आएगा, टन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 टन लिखा हुआ है, ठीक है। तो m हमारे पास में कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास में 9.55 टन, ठीक है। अब हमसे ये बोला है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मेटल, ठीक है, इन इनिशियल ओर। तो बेसिकली क्या करेंगे, अगर हमने m टन माइन किया है तो कितना मेटल उसमें से निकाल सकते, कितने मेटल उसमें से हम यूज कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा टोटल मटेरियल इंटू ग्रेड। तो यहाँ पर ये होगा 9.55 इंटू 8%। सो ये आ रहा है आपका 0.764। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी आपको कंसंट्रेट की तरह क्वेश्चन दिए जाए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बोला है 8 रिकवरी ऑफ 85, और इससे जस्ट पहले बोला है और कंसंट्रेशन। तो हो सकता है कई बार इस तरफ राइट हैंड साइड पे 85 को मल्टीप्लाई कर दे, पर ऐसा नहीं करना है। हमेशा ध्यान में रखना है कि मेटल इन कंसंट्रेट हो जाएगा हमारे पास में कंसंट्रेट इनटू ग्रेड ऑफ कंसंट्रेट, और मेटल फ्रॉम माइंड मटेरियल ये हो जाएगा माइंड मटेरियल, ग्रेड ऑफ माइंड मटेरियल, रिकवरी, और इसके अलावा भी कुछ अगर दिया हुआ है, एफिशिएंसी कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो वो सब जो है वो इधर आएगा माइंड मटेरियल की तरफ, ये ध्यान में रखना है। अनिमेश, ये आपका कौन सा आंसर है 0.4 वाला? आई गेस 85 से आपने 85% भी यहाँ पर किया है आपने, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये लाइक 0.764 इंटू, नहीं उससे भी नहीं आएगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि 85 जो था वो हमें माइंड मटेरियल की तरफ मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ध्यान रखना है। हाँ, वही मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको इस तरह से, वही देखना है कि कंसंट्रेट में आपको सिर्फ ग्रेड और और ग्रेड ही मतलब यूज करना है, और बाकी जो रिकवरी है वो इनिशियल और जो है जिसे हमने माइन किया है उसकी तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला है अ लाइन इज इक्वली inclined with the 3 x, y and z axis. What is its direction cosine with each axis? So डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन को हम किस तरह से लिखते हैं, एल एम और एन, बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड जो है सेम डायरेक्शन में, तो जो तीनों के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन में एक प्रॉपर्टी होती है दैट समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से अगर ये तीनों बराबर है तो 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1/√3। अभी यहाँ पे सभी आंसर पॉजिटिव दिए हुए हैं तो हम प्लस माइनस में लेके ओनली पॉजिटिव यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद में व्हाट इज द डायरेक्शन विद ईच, ठीक है। तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, l इज इक्वल टू √3/3
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1.73 डिवाइड बाई 3, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 0.57 एंड अगेन 6 अराउंड आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में वैसे तो कैलकुलेटर रहता है, अगर नहीं रहता है तो रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे। देन अगला क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट, कपल इज अ फिक्स्ड वेक्टर, मोमेंट ऑफ कपल चेंजेस विद पॉइंट इन स्पेस। ओके, कपल इज फ्री वेक्टर और लगता है बहुत। तो कपल वेक्टर बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर आपने इस तरह के वेक्टर देखे होंगे जो हमेशा पेयर में ही काम करते हैं, शेयर फोर्स के लिए हम ऐसा यूज करते हैं। तो ये जो वेक्टर का जो ये कपल इसको बोलेंगे यहाँ पर, तो ये जो होता है ना इसे हम कपल वेक्टर बोलते हैं। तो ये एज अ फ्री वेक्टर होता है, कपल वेक्टर जो होता है वो फ्री वेक्टर होता है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल चेंजेस विद पॉइंट नहीं, ये सेम रहता है क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाएगा। लाइक आपने इस डायरेक्शन में लगाया, इधर लगाया, आप इसके रिस्पेक्ट में लोगे तो ये मतलब ये यहाँ पे है। अगर आप मान लो इसको इस तरह से लोगे, इसकी डायरेक्शन अगर चेंज कर दो और पॉइंट भी चेंज कर दो, तब भी जो कैंसल आउट कर देगा बेसिकली है मोमेंट अबाउट, क्योंकि दोनों जो वेक्टर है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप कितनी भी डायरेक्शन चेंज करो या फिर कितना भी इसका रेफरेंस पॉइंट चेंज करो, उसका जो मोमेंट है वो सेम रहता है। तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। कपल इज अ फिक्स्ड वेक्टर नहीं, इट इज नॉट अ फिक्स्ड वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। देन ये वाला क्वेश्चन है, ये आई गेस इसमें मिसप्रिंट है, पर अगर इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली टोटल फोर्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो ये क्वेश्चन में इस तरह से बोला गया है, लीनियरली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि एज अ ट्राइंगुलर शेप में कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, W इज इक्वल टू 0 से W इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन। ठीक है, 6 नहीं होगा यहाँ पे, 6 इंटू 6 होगा। तो टोटल यहाँ पर जो फोर्स है, टोटल जो लेंथ है वो 6 मीटर है। फोर्स हमें गिवन है 6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू टोटल फोर्स अगर हमें निकालना है तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज हाफ इंटू लेंथ, दैट इज 6 इंटू जो फोर्स है। तो फोर्स हमारे पास में कितना है 6, यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे हो जाएगा 6, ये यहाँ से आएगा 18 किलो न्यूटन। उसके बाद में अगला फोर्स दिया हुआ है जो कि कंसंट्रेटेड लोड है, मतलब कि वो एक पॉइंट पे वो लोड लग रहा है और वो है 6 किलो न्यूटन। ठीक है, फोर्स एट बी हमें गिवन है 6 किलो न्यूटन। तो बोला है फाइंड इट, डिटरमाइन इट्स सिंपलेस्ट रिजल्टेंट एंड लाइन ऑफ एक्शन। तो बेसिकली अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम फोर्स हमारे पास में हो जाएगा 24 किलो न्यूटन, राइट। बट ऐसा ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो मे बी इट इज अ मिसप्रिंट यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें बेसिकली एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया है कि जब कोई पॉइंट जस्ट रेस्ट से जब एकदम मूव करने लगता है, या फिर जैसे कि इसमें देखेंगे अभी हम, तो इसमें बोला है अ ब्लॉक ऑफ मास m साइड A as shown in figure A, force P at an angle 45 is applied at edge A. What is the magnitude of force P so that block is just lifted from roller at D? Basically इसको देखते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये ब्लॉक है और यहाँ पे पॉइंट ए पर यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट इस तरह से काम करेगा P इंटू साइन 45 डिग्री, दैट इज P बाय रूट 2, और एक कंपोनेंट इधर काम करेगा P अपॉन रूट 2। ठीक है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में ले जाने का ट्राई करेगा। अब यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है, तो रोलर कैन मूव फ्रीली इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे दिखेगा हमको रोलर का, राइट। और यहाँ पे इसका एक मास है। ठीक है, तो एक mg फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। mg फोर्स सेंटर ऑफ लगता है और स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा a/2 डिस्टेंस पे, बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली।
ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जब ये जस्ट एट डी पर लिफ्ट ही हो रहा है तो यहाँ पर होगा क्या कि जो ये कांटेक्ट है, यहाँ पर जो कांटेक्ट है, यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स जो डी पर लग रहा है वो कांटेक्ट की वजह से लग रहा है, और जैसे इसका कांटेक्ट यहाँ पे खत्म होगा तो रिएक्शन एट डी जो होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट है पॉइंट सी, इसके अराउंड मोमेंट निकालेंगे। कैसे करेंगे? सो यहाँ से देखते हैं, p/√2 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा p/√2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा। और ये इसको किस तरह से घुमाएगा, इस तरह से घुमाने का ट्राई करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा p/√2 इंटू डिस्टेंस हो गया यहाँ पर a, ठीक है। पॉइंट डी की बात करें तो यहाँ पर रिएक्शन एट डी तो 0 हो गया, बट यहाँ पे एक और फोर्स है पॉइंट m, ठीक है। सो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो है इसको रोटेट करेगा सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे mg इंटू a/2, ठीक है। ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे कुछ गलती करी है। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। एक काम करते हैं, इसके अबाउट लेते हैं, पॉइंट बी के अबाउट, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर a डिस्टेंस रहेगी और a/2 रहेगी। तो ये सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है, और अगर इसके अबाउट देखें तो यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे p/√2 a इज इक्वल टू mg अपॉन a/2। यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं कि ये एक पॉइंट के अबाउट जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, पॉइंट सी के अबाउट ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि दोनों ही फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ये तो जैसे इसको लिफ्ट करेंगे तो पॉइंट सी जो है वो मूव करने लगेगा, तो हम पॉइंट बी पे रिलाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर p हमारे पास में आ जाएगा mg√2/2। सो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राइट, mg√2/2। देन अगला क्वेश्चन है, a solid sphere will be in stable equilibrium if its center of gravity। तो solid sphere के लिए रूल क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम बोल लेते हैं CG, और जियोमेट्रिक सेंटर को हम बोल लेते हैं A बोल लेते हैं अभी के लिए। तो इसके लिए रूल ये होता है कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जियोमेट्रिक सेंटर दोनों सेम जगह पर है तो ये मोमेंटम मतलब फॉर अ मोमेंट ये इस इक्विलिब्रियम में रहता है, इसको हम बोल देते हैं न्यूट्रल 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 इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर सीजी और जियोमेट्रिक सेंटर जो है वो इसके बिलो है, मतलब कि यहाँ पर कहीं पे लाई कर रहा है बिलो, ठीक है, तो क्या होगा, वेट जो है वो यहाँ नीचे ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से डॉल अगर देखा होगा कि इस तरह से एक डॉल आती है, उसको आप किधर भी पुश करो वो वहां पे सीधी खड़ी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, उसका जो जियोमेट्रिक सेंटर होता है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकली बिलो होता है। तो इस केस में क्या होता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती है। और यहाँ पर अगर सीजी जो है वो लेस देन ए है, मतलब कि अगर ए यहाँ पर ऊपर है और सीजी यहाँ पर है, तो क्या होगा, यहाँ पर फोर्सेस का ऊपर की साइड में हेवी हो जाएगा ये, और ये मतलब अनस्टेबल रहेगा, मतलब ये कभी भी गिर सकता है। सो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा। अगर पूछता अनस्टेबल कब है तो हम बोलते वर्टिकली अबव द जियोमेट्रिक सेंटर, और अगर बोलता कि ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स सेंटर, इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है।
48। यार इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स आ रहे थे, तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी कि क्वेश्चन सही है या नहीं है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्लास में जब MMT 7 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसमें बोला है अ रैंडम वेरिएबल x इज डिस्क्राइब्ड बाय अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन ex इज इक्वल टू। सो जब भी इस तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन होता है तो एक्सपेक्टेशन जो होता है ई ऑफ एक्स हो जाता है इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इस तरह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रेंज दिया हुआ है, हमें इस तरह से बोला हुआ है कि x इज इक्वल टू 0 से 1 बोथ पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। तो जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 3x² इस तरह से फंक्शन है, मतलब यहाँ पे कहीं 3 आ रहा होगा। और उसके बाद में जो फंक्शन है वो 0 है, और यहाँ पर भी जो फंक्शन है वो 0 है। इस तरह से हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम इसकी लिमिट है इसे ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा e ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू 0 एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to इंफिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइनस इंफिनिटी टू 0 एफ एक्स की वैल्यू है 0, राइट। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा 0 x into 0 इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है 3x², तो ये हो जाएगा 3x³ x into 3x² dx 0 to 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 to इंफिनिटी x into 0 dx। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में बचा e ऑफ x इज इक्वल टू 0 to 1 3x³ dx। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन करना है। ये हो जाएगा 3x⁴ डिवाइड बाय 4, लिमिट यहाँ पर हो जाएगी 0 to 1, ये हो जाएगा 3/4, 1⁴ माइनस 0⁴, तो यहाँ से हो जाएगा 0.75। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.75। सो क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है द शेप ऑफ नॉर्मल कर्व इज। सो इसका आंसर हो जाएगा बेल। बेसिकली ये इस तरह से होता है, सर्कुलर नहीं हो सकता है, स्पाइक भी नहीं हो सकता इस तरह से, और फ्लैट भी नहीं होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है द अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी लेप्टोकर्टिक व्हेन द डिग्री ऑफ पीकनेस इज ग्रेटर देन। सो डिग्री ऑफ पीकनेस जब ग्रेटर देन 3 होता है तो जो फंक्शन है उसे हम लेप्टोकर्टिक बोलते हैं। देन ये वाला क्वेश्चन आता है 53। द फिगर शोज 3 एक्सपेरिमेंटल वेरियोग्राम पैटर्न्स A, B and C. Which interpretation is most consistent with the mine planning geostatistic concept taught in part 14? मुझे नहीं पता पार्ट 14 क्या है, पर एक बार देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें 3 तरह के डिपॉजिट दिए हुए हैं, स्ट्रेटिफाइड दिया हुआ है, गोल्ड दिया हुआ है और कॉपर दिया हुआ है। तो स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट क्या होते हैं, बेसिकली जो इस तरह से अकर करते हैं, फिर बीच में इंटरबेंड होता है, मतलब मान लेते हैं कोल है यहाँ पे, यहाँ पर इंटरबर्डन होता है, फिर अगली सीम आती है वहां पे फिर कोल होता है, फिर क्या होता है, फिर इंटरबर्डन होता है, राइट। दिस इज द फर्स्ट। देन हमें होता है कॉपर। कॉपर डिपॉजिट जो है मतलब कंसंट्रेटेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो यहाँ पे कॉपर 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 इस तरह से मिल रहा होगा। उसके बाद में होता है गोल्ड डिपॉजिट, तो गोल्ड डिपॉजिट कुछ इस तरह से लम्स में मिलते हैं। ठीक है, और कॉपर जो होता है प्लेटूज में भी मिलता है, लाइक यहाँ हो गया यहाँ हो गया, इस तरह से भी मिल सकता है। तो बेसिकली कॉपर जो है काफी कंसेंट्रेटेड मटेरियल यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो अब ग्राफ जो है उससे हमें पहचानना है कि ये जो मटेरियल है वो कौन से ग्राफ से रिलेटेड है।
सो यहाँ पर देखते हैं इसको। सबसे पहले ग्राफ ए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 0 से धीरे-धीरे स्टार्ट हो रहा है और फिर उसके बाद में धीरे-धीरे जाकर जो यहाँ पर सेल वैल्यू है, ये क्या है? सेल वैल्यू, ये वेरियोग्राम ग्राफ है। गामा ऑफ एच यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लेग डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो अराउंड यहाँ पे 100 के अराउंड 100 यूनिट ऑफ लेग डिस्टेंस पर ये सेल वैल्यू को अटेन कर रहा है और स्लो एंड स्टेडी जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में है ग्राफ बी, हाई नजेट। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये स्टार्टिंग वैल्यू इसकी वेरी हाई है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है और फिर इसके बाद में काफी जल्दी, लाइक इसकी ग्रोथ अगर देखेंगे तो इसने 0 से स्टार्ट किया था, इसे यहाँ पर आने कर इतना टाइम लगा। और इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ ऑफ बी जो है वो ज्यादा है पॉइंट ए से, मतलब काफी, किसको बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियली ये ग्रो कर रहा है, मतलब इसकी जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है। ठीक है, और जो सी है उसमें बोला है इराटिक, मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मटेरियल मिला, फिर अचानक से स्पाइक हुआ, उसके बाद में कम हो गया, राइट, फिर कम हो गया, फिर कुछ मटेरियल मिला, फिर स्पाइक कम हो गया, फिर कुछ मटेरियल मिला, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर कुछ मटेरियल मिला। तो ये जो बिहेवियर है ये कैसा लग रहा है? ये ऐसा लग रहा है कि हमने माइनिंग करी, हमें मटेरियल मिला, फिर हमें कुछ वेस्ट मिला, फिर मटेरियल मिला, फिर कुछ वेस्ट मिला, राइट। सो अगर हम ग्राफ ए के लिए बात करते हैं तो ये जो है स्टडी ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? ये हमारा कॉपर से रिलेटेड हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें, मतलब हम माइन कर रहे हैं और हमें धीरे धीरे कॉपर मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। इस तरह से अगर इसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँ तो मतलब स्टडी ग्रोथ यहाँ पे हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटेड हो जाएगा एज अ कॉपर। उसके बाद में हमें बोला है हाई नजेट वैल्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये हाई वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जब लेग वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब बहुत जल्दी हमें मटेरियल मिल गया, फिर जो है वो सेल वैल्यू पर भी काफी जल्दी पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी लोकल वेरिएबिलिटी जो है वो काफी हाई है। ठीक है, मतलब सैंपल्स आर क्लोज टुगेदर, मतलब डिफरेंट ग्रेड है उनके पास में, पर काफी पास पास ऐसे मटेरियल है, लाइक गोल्ड के मटेरियल इस तरह से लम्स में है, लेकिन ग्रेड अलग अलग है इनकी। तो ये हमारे पास में हो गया गोल्ड का ग्राफ। उसके बाद में जो थर्ड वाला ग्राफ है वो सबसे ज्यादा सिंपल है, मतलब अगर हम देखें तो, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि हमें फ्लक्चुएशन हो रहे हैं बार बार। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे पास में कोल है, फिर इसके बाद में हमें यहाँ पे कुछ वेस्ट मिला, इंटरबर्डन मिला, फिर कोल है, तो जैसे यहाँ पे हमें ग्रेड जो है वो थोड़ी सी हाई थी, फिर थोड़ी हाई हुई, फिर अचानक से ये डिक्रीज हो गई। ठीक है, फिर हाई हुई, तो यहाँ पे फिर हमें कुछ कोल मिला होगा, फिर यहाँ पे इंटरबर्डन है, राइट। तो इस तरह से ये स्पाइक्स के रूप में यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन नंबर सी है वो स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा आ रहा है वो गोल्ड से रिलेटेड आ रहा है और ऑप्शन नंबर ए जो है वो कॉपर से रिलेटेड है। ठीक है, इसको देखते हैं। सी में हमें दिया हुआ है स्ट्रेटिफाइड। ओके, सो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं फ्रॉम द कर्व्स इन द फिगर विच मॉडल इज इंडिकेटेड बाय अ वेरी स्लो राइज नियर द ओरिजिन followed by a strong curvature suggesting stronger short leg continuity। ठीक है, और यहाँ पे हमें 4 मॉडल दिए हुए हैं। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर प्योर नजिट मॉडल जो होता है वो इंस्टेंटली जंप करता है, लाइक यहाँ से यहाँ पे लेग डिस्टेंस है, तो ये इंस्टेंटली जंप करके इस तरह से, मतलब प्योर नजेट मॉडल आता है। तो स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वो काफी हाई होती है, पर ऐसा हमारे जो यहाँ पे मॉडल है उसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जैसे तो इसमें नाम लिखा हुआ है, तो मतलब आप लोग देख सकते हो कि इसका आंसर गॉसियन ही होने वाला है, पर क्यों नहीं है बाकी अगर वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो प्योर नजेट मॉडल जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही काफी हाई वैल्यू होती है जो कि हमारे इस ग्राफ में नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर वैसे तो ऑप्शन नंबर बी दिख ही रहा है यहाँ पे। उसके बाद में देखते हैं लीनियर मॉडल विदाउट विदाउट सिल्फ।
लीनियर मॉडल का मतलब क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, और वो मतलब बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे कहीं मतलब वो रुक रही होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है इसे हम क्या बोलते हैं, नजेट बोलते हैं। यहाँ पर ये रीच करती है सिल पर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये मॉडल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई लीनियर लाइन नहीं है, यहाँ पर एक कर्व दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में होल इफेक्ट मॉडल ओनली। सो होल इफेक्ट मॉडल क्या होता है, ये ऑस्किलेट करता है बेसिकली, साइक्लिक पैटर्न होता है, मतलब कि ये इस तरह से नहीं जा रहा है, ये क्या करेगा, इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से, इस तरह से ऐसे बढ़ता जाएगा या फिर घटता जाएगा। साइक्लिक पैटर्न होता है, मतलब स्पाइक्स को सिमिलर तो बोल सकते हैं पर नॉट एग्जैक्ट लाइक स्पाइक, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, क्योंकि जो गॉसियन मॉडल होता है वो ओरिजिन के पास में बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करता है, और फिर देन अचानक से वो ग्रोथ पकड़ता है और काफी हाई, मतलब काफी जल्दी प्रैक्टिकल रेंज या फिर सेल वैल्यू जो है उसको अटेन करता है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। तो इसमें हमें बोला है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई 1 + y² एंड 1 + x², ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमें दो तीन मतलब ऐसे फॉर्मूले याद होनी चाहिए, लाइक कि साइन इनवर्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, राइट। ये सब हमें थोड़ा याद होना चाहिए, और स्पेशली लॉग एक्स का, राइट। तभी हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 55 पर। सो हमें बोला है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 + y² y 1 + x², ठीक है। तो क्या करेंगे, y और x हमें दिख रहे हैं कि अलग हो सकते हैं यहाँ पे, तो इनको अलग कर लेंगे। क्या होगा, वाई डी वाई 1 + y² इज इक्वल टू एक्स डी एक्स 1 + x², ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 + y² इज इक्वल टू log ऑफ 1 + x² डिवाइड बाई 2 प्लस log ऑफ c बोल देते हैं कांस्टेंट को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो c की वैल्यू है वो हम थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसको, यहाँ पे हो सकता है किसी को डाउट हो कि ये कैसे आया, तो ये बता देते हैं एक बार। लाइक यहाँ पे हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे 1 + y इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो यहाँ से 2y डी वाई क्या हो जाएगा, डी यू। वाई डी वाई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, डी यू डिवाइड बाई 2, ठीक है। और 1 + y² क्या है, यू। तो हम बेसिकली इसको किस तरह से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे डी यू डिवाइड बाई 2 इंटू वाई इंटू यू, सॉरी, ठीक है। और सिमिलरली हम एक्स के लिए लिखेंगे, सेम है, dv/2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 + x² को v अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से ये हो जाएगा। अब 1/1 x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का होता है log x। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, ये 1/2 log ऑफ u इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ v प्लस c, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ u को हम लिख देंगे 1 + y² डिवाइड बाई 2 प्लस इज इक्वल टू log ऑफ 1 + x² डिवाइड बाई 2। तो बेसिकली हमने 1 + y² को एक और वेरिएबल अज्यूम किया था, और फिर उसके बाद में उसका डिफरेंशिएशन करके जो y dy है उसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, और जो वेरिएबल खुद था उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो और फिर सिंपली 1/y dx बन गया, 1/dx जो भी है 1/x dx। तो उसका इंटीग्रेशन हमें याद होता है, log x का क्या होता है, 1/x dx इज इक्वल टू log x। तो इस तरह से यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ से देखते हैं इसको। तो यहाँ पर ये आएगा, हमें वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू कितना है, वैल्यू है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से ये वैल्यू कहाँ यूजफुल है, ये यूजफुल है कांस्टेंट का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नहीं तो कोई नीड तो नहीं है, मुझे छोड़ो। यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू log ऑफ 1 + 0
एंड यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस सी। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर log 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू log 1 हो जाता है 0, तो सी की वैल्यू आ जाएगी log 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी, इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, log 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। ठीक है, यहाँ से c की और सबकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा था व्हाट इज द, अच्छा c की वैल्यू तो हमने पुट कर दी है ना, 2c की जगह यहाँ पे ln 2 था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ से वाई स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा 2 माइनस 1 1 प्लस 2x स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो हमें इक्वेशन गिवन है इसे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आपको दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे एज अ होमोजीनियस इक्वेशन बनाने का ट्राई करेंगे, मतलब y अपॉन एक्स की फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे। तो क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देते हैं, dy बाय डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है, तो हम सेफली x से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, y अपॉन एक्स को हम अज्यूम कर लेते हैं v, y बराबर हो जाएगा वी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एंड नहीं करना है, इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी dv बाय डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और v को हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू dv बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस क्या पे जाएगा, v मतलब x का 1 हो गया ना यहाँ पे, तो v प्लस v dv बाई डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। इसको मैं बता देती हूँ यार, तो ये इस तरह से लिखा है, वी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, v को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये हो जाएगा v प्लस x को कांस्टेंट मानेंगे तो x dv बाई डी एक्स, इस तरह से लिखा है। अब इसको रिप्लेस करना है इक्वेशन में, तो dy बाई डी एक्स को हम लिख देंगे x dv बाई डी एक्स प्लस v, y अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं v। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, तो v से भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास में बचा है x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब dx और x का टर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, dv अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन x। दोनों को हम विद रिस्पेक्ट टू समथिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू dv एंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स ए। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स v इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग ऑफ एक्स, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट को एज अ सी की जगह हम लॉग ऑफ सी मान लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये सिंपली लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग सी क्या हो जाएगा, एक्स इंटू सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स v की वैल्यू क्या थी, y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक रूल होता है कि साइन इनवर्स एक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अभी इसको v ही रहने देते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा।
तो साइन इनवर्स v हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स v को हम लिख सकते हैं, अच्छा साइन इनवर्स v को हम लिख सकते हैं log ऑफ v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, मतलब बेसिकली हमने e टू द पावर log कर दिया। तो यहाँ पर ये आएगा v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू सी। यहाँ पे v की वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। यहाँ पर हमें गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, नहीं सॉरी जनरल सॉल्यूशन ही पूछा था, ठीक है तो फिर तो हो गया यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, एक बार देख लेते हैं कि सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, फिर इसको सॉल्व करने का देखेंगे। ठीक है, तो ये दिया हुआ है y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है तो इस तरह से इसको करते हैं। अब क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखते हैं ये कहीं पे अगर मैच हो रहा है तो, नहीं तो फर्दर इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ये वाला, ठीक है तो सी एक्स स्क्वायर ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, नहीं ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, सी स्क्वायर एक्स जैसा लिख रहा है यार ये, तो बी और डी दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही सेम आंसर है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, सी एक्स स्क्वायर, या तो ये इस तरह से होना चाहिए था सी स्क्वायर एक्स, तब हो जाता। तो देख लो यार, आई गेस ये बोनस बोनस क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, हम सिंपली पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं फंक्शन का। ठीक है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई के, विद रिस्पेक्ट टू वाई जे के, प्लस विद रिस्पेक्ट टू जेड के। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर y और z कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है y एंड z इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ऐसे ही बाकी सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो इस तरह से हो जाएगा 2xy प्लस ये टर्म 0 हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा जेड स्क्वायर आई के प्लस, फिर अगला हमें दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2yz जे के प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2z एक्स। और ये हो जाएगा इन द z डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमें वैल्यू दिया हुआ है 1 2 -1, इसे पुट कर देते हैं। तो 1 इंटू टू 4 प्लस 1, तो यहाँ से आ रहा है 5 आई के प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस 2 इंटू -1 -4 एंड 1 -3 जे के, प्लस हमारे पास में आ रहा है 4 प्लस 1 -1, तो 4 -2 2 के। ठीक है, तो 5 -3 और 2 हमारा आंसर आ रहा है। अब उसके बाद में बोला है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ, तो जब भी हमें कोई भी वेक्टर को किसी और डायरेक्शन में देखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उस वेक्टर को जिस भी डायरेक्शन में हमें देखना है, जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में देखना है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालेंगे, अज्यूम कर लेते हैं कि जो वेक्टर है वो v है, इज इक्वल टू 2 -1 2, तो 2 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर यूनिट मैग्नीट्यूड निकालेंगे सबसे पहले, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 आ रहा है क्या, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 3। और यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ से जो यूनिट वेक्टर है वो हो जाएगा 1/3 2 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल वेक्टर निकालेंगे।
डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर v। तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन, जो हमें f यहाँ पे फंक्शन आया है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे विद द यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, वी केप है यहाँ पे, सॉरी। तो सिंपली हो जाएगा ये 1/3। अब जो आई केप है उसे आई केप से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 10, -1 इंटू -3, तो यहाँ पे हो जाएगा +3। ये आई केप हो गया, ये जे केप है यहाँ पे, और उसके बाद में हमें गिवन है 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 के केप। इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब हमें पूछा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली, सॉरी ये डॉट प्रोडक्ट था तो आई केप जे केप नहीं आता है, माय मिस्टेक। तो बेसिकली हो जाएगा 7 10 17/3, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर नहीं आ सकता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो वेक्टर आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एम डी एक्स एन डी वाई की फॉर्म में दिया हुआ है ये। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो m फंक्शन है, एम डी एक्स में जो m फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, और जो n फंक्शन है उसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। बेसिकली ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ पर m हमारे पास में हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर, n हमारे पास में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, एम वाई चेक करना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। एन ऑफ वाई हमें चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 2x प्लस 2y। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन आ रहा है कि एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स है। ठीक है, तो इस केस में हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, जो फंक्शन है f इज इक्वल टू एम डी एक्स इंटीग्रेशन, और इज इक्वल टू सी है यहाँ पे। ठीक है, तो एम डी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेट कर देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा y इंटू 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3। और इसको हम मान लेते हैं कि एक y का फंक्शन भी यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास में फंक्शन है उसे हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। बेसिकली डो एफ बाय डो वाई यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है, अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर प्लस, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है वापस। सो हमें फंक्शन गिवन था 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर था, वही देख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो वापस देखते हैं इसको, यहाँ पे एम डी एक्स है, तो एम डी एक्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जी ऑफ वाई। उसके बाद में हम विद रिस्पेक्ट टू वाई से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो वो हमारे पास में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जी डैश वाई। अब जो इसका y डेरिवेटिव है वो किसके बराबर है, n के बराबर है, और जब n है, n हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ रहा है, जी डैश वाई इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये एज अ कुछ कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद में देखते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू सी। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन आया था वो आया था एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये वाला। और जी ऑफ वाई यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। ये आपको ऐप पे अपलोड होना चाहिए, पर एक बार मैं देखूंगी अगर मिल सकता होगा तो। ठीक है, मैं अपलोड करने का देखती हूँ सारे जितने भी पीडीएफ है, तो वो बेटर होगा। ठीक है, अभी वैसे टाइम हो गया है तो एक काम करते हैं, हम जो नेक्स्ट क्लास में अगेन इसको डिस्कस करते हैं, फिर MMT 7 पर आते To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.